हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला आया जी, सॉल्यूशन फॉर मम्माज बॉय। कमेंट करके बताना कितने लोगों के साथ ये दिक्कत आई थी शादी के बाद शुरू में। और अब देखो, मम्माज बॉय जो होते हैं, मुझे लगता है पर्सनली उन्होंने अपनी मम्मी को एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में देखा, एडमायर किया, इसीलिए वो मम्माज बॉय बने। तो कहीं ना कहीं यानी कि वो फीमेल की इज्जत करना जानते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है मम्माज बॉय की पीवी होने का। लेकिन जब आप शादी करके जाती हैं तब तक आपके पति के दिलो दिमाग पर उसकी मम्मी की छवि इतनी स्ट्रांग होती है, उनको लगता है कि उनकी मम्मी से ज़्यादा अच्छा या परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। तो उस छवि से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये लड़कियों के साथ भी होता है, कई बार उनके डैडी उनके हीरो होते हैं और उनका जो हस्बैंड होता है वो उतना सब कुछ नहीं कर पाता जो उनके पापा उनके लिए करते थे। तो वो भी कई बार कंपैरिजन कर जाती है कि मेरे पापा तो ये करते थे, वो करते थे, तुम ये नहीं कर पा रहे या तुम्हारे पापा नहीं कर रहे। तो ये एक नेचुरल सी बात है। अब आप शादी करके गई हैं, थोड़ा टाइम लगता है इंसान को चेंज होने में। उसको आप अपनी नेचुरल जब दिखाएंगी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिटीज़, आप क्या कर सकती हैं उनकी मम्मा जैसा, उनकी मम्मा से अलग, तब वो धीरे धीरे आपको भी एडमायर करना शुरू करेंगे। तो वाइफ्स बॉय तो कोई नहीं होता, वाइफ्स हस्बैंड, जोरू का गुलाम, ये वाले शब्द फिर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप ये समझ रहे हो ना कि मतलब एक पर्सनैलिटी से वो इतना ज़्यादा बंदा ओत प्रोत है उससे कि उससे निकल के दूसरी बंदी को एडमायर करने में कि नहीं, इससे अलग भी एक औरत ऐसी हो सकती है जो बहुत अच्छी हो सकती है। तो वो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, अब जब तक वो टाइम लगता है, हम आते हैं एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि जी हमने अपनी लाइफ किसी के नाम कर दी और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, वो तो उनकी सुन रहा है। इतने में मच जाता है गदर सा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो अब रिश्ते इतने लंबे लंबे चलते हैं। अब शादी से पहले मतलब एंगेजमेंट हो जाती है, जब उसके बीच का टाइम रहता है। अब देखो, शादी और एंगेजमेंट के बीच में ना गैप काफ़ी काफ़ी होता है। ज़्यादातर शादियों में स्मार्टफोन का ज़माना है, अच्छे से आप बात कर लेते हो तो आपको पता रह जाता है कि भाई मेरा हस्बैंड जो है वो मम्माज वो है या अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो आपको यहाँ ऐसी शादी में थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना हाई रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जो बंदे रिश्ते में आने में या आपको पूरी तरह टूट कर प्यार करने में समय लेते हैं, वो चाहते भी लंबे समय तक है। उनका प्यार वैसा नहीं रहता कि बुलबुले की तरह शुरू में आया और फूट गया और फिर बाद के सालों में ना कोई रोमांस बचा है ना लड़ाई बची है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो मम्माज वो हैं यानी कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपकी सास को एडमायर कर रहे हैं। तो एक बार बिना किसी पूर्व उसके पहले से अज्यूम कर लो चीज़ें, एक बार अपनी सास को ध्यान से देखो कि उनमें कुछ ऐसा होगा ना जिसकी वजह से उनका बेटा उनका इतना भक्त है। तो उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप अपने अंदर ले आओ। अपनी अच्छी चीज़ें आपके अंदर पहले से हैं तो आप उनका भी बेस्ट वर्जन जब बन जाओगे, तो आज वो अपनी मम्मा को हर तरीके से ऊपर रख रहे हैं हर चीज़ में, लेकिन कल वो आपकी भी बात सुनेंगे। और आज समय अच्छा रहा तो दोनों साथ साथ लेके चल लेंगे। लेकिन नहीं भी है समय अच्छा तो जब जिस दिन चॉइस आएगी कि मम्मा या पत्नी, तो जब तक अगर आपने उनको अपने ट्रू पर्सनैलिटी दिखा के उनको इतना कर दिया कि हाँ भाई ये बंदी भी कुछ है, इसमें भी कुछ बात है, ये चीज़ आपने उनके सामने प्रूव कर दी किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, तो वो आएंगे। तो ये मम्माज बॉय वाला ना इतना बड़ा इशू होता नहीं। चक्कर वो है, हम शादी करते ही पता नहीं क्यों सास को कंपटीशन मांगने लगते हैं अपना। अरे उसने एक बच्चा पैदा किया, पाला पोसा, उसके बाद आपको पूरा 25 26 साल 30 साल जितनी भी आपके हस्बैंड की एज है, सडनली वो अपने से अलग करके वो किसी को दे रही है, सौंप रही है, तो वो नहीं छूटता। वो सास में भी आ जाती है थोड़ी सी चीज़ कि अभी तक ये पूरा बेटा मेरा था, अब उसको भी आधा मतलब बांटना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा कि मेरे अलावा किसी और औरत को अहमियत दे रहा है। वो सास के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ हम भरे हुए रहते हैं कि भैया मतलब ये तो अपनी माँ के पीछे ही लगा रहता है, मेरे को पूछता नहीं। तो ये एक धीमा प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें चीज़ें गलत ही हों, नेगेटिव ही हों।
कई बार पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं मम्माज बॉय के साथ, तो आप खुद भी पॉजिटिव रहो थोड़ा सा, और ज़्यादा चीज़ों को ना प्री एज्यूम अगर हम ना करें तो इतनी भी बुरी बात नहीं है। ठीक है, मम्मी का अगर वो कहना ज़्यादा मान रहे हैं तो आपको हर बात में मम्मी के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर कहीं पर ऐसा होता है 10 में से 2 मुद्दों में कि आपकी सास कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हो, तब होंगे क्लैशेस, वरना कोशिश कीजिए कि 10 में से 8 में आप भी राजी हो जाओ। ठीक है तो आपके पति की माँ ही ना, तो हो सकता है आपके लिए वो इतनी अच्छी माँ बने, आपके लिए इतने अच्छे डिसीजन ना लें, लेकिन आपके बेटे के लिए तो अच्छे डिसीजन लेंगी अपने बेटे के लिए। अब आप बाहर से आई हैं, हो सकता है आपको ये लगता हो कि आपके लिए वो अच्छे डिसीजन नहीं ले रही है, आपके लिए उनके मन में उतना प्यार नहीं है, और हो भी सकता है, इट्स ऑब्वियस, आप अभी आए हो, लेकिन आपके हस्बैंड उनके बेटे हैं और वो उनको अच्छे से प्यार कर रही हैं, उनके लिए वो भला सोच रही हैं, तो अल्टीमेटली इसमें भी आपका ही भला है ना, अगर आपके पति के लिए कोई अच्छा सोच रहा है तो पत्नी पत्नी चाहे थोड़ा टाइम बाद उन्हें रियलाइज हो, लेकिन हो जाता है वो एक ही यूनिट। तो अगर आपके पति के लिए कोई भला सोच रहा है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये दिखे कि आपके पति मम्माज बॉय बनने के चक्कर में अपना या आपके रिश्ते का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, चीज़ें अति में जा रही हैं, तो अब आपको अपोज करना होगा, नहीं तो ये लंबा प्रोसेस है। मैंने पहले भी कहा, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा पेशेंसली इसमें डील कीजिए, तो मम्माज बॉय वाले जो हस्बैंड होते हैं ना, वो बहुत अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है शादी के बाद पढ़ाई। 3-4 क्वेश्चन आए हैं इसमें, जो शादी की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो वो कह रही हैं कि कोई ऐसी ट्रिक बताइए, कुछ बताइए कैसे मैनेज करूं सब कुछ। तो देखो, एक शॉर्टकट तो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ना कई चैनल हैं जो रैंडमली मेरे वॉल पेज पर आए, जो शादी और बच्चों के बाद नॉर्मल जॉब की भी नहीं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही है। वो यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हैं कि वो कैसे तैयारी कर रही हैं, कैसे उन्होंने टाइम टेबल सेट किया हुआ है, कैसे अपना मोटिवेशन लेवल हाई रख रही हैं। आपको उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। फिर भी इन अ केस कि आपको मुझसे कोई एडवाइस, ये कि कई बार होता है ना कि मैंने बहुत से चैनल देख लिए, लेकिन दीदी आपकी बात सबसे ज़्यादा समझ में आती है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ये पूरी तरीके से मुझे सच लगता नहीं। जो चीज़ आप शादी से पहले एक तरफा होके अपने माँ बाप के घर में, जब आपकी मम्मी आपकी केयर कर रही हैं, जब मैं मतलब स्टडी, मेरी यही स्टडी टेबल थी और मैं इस पर पढ़ रही होती थी, मेरी मम्मी कभी ऑरेंजेस रख गई, कभी दूध रख गई, कभी पानी की बोतल रख गई, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, मुझे ना खाने की टेंशन है ना कुछ और है। वो एक बच्चा जो तैयारी कर लेगा, जो मेंटल उसका दिमाग में जो इस टाइम कैपेबिलिटी होगी, उसकी बराबरी आप शादी के बाद घर परिवार, सास ससुर पति बच्चे, ये वो, एक एज, उम्र के साथ घटती हुई दिमाग की याद करने की क्षमता, उन सब के बाद आप जब compete करने जा रहे हो तो ऑलरेडी आपने एक बैरियर अपने साथ ले लिया। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि आपने एक मुश्किल राह चुनी है, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा मुश्किल। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए? कंटिन्यूस मोटिवेशन चाहिए। तो जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब उसे चुनो तो पूरा मन लगा के 3 दिन 4 दिन सोच के अच्छे से डिसाइड करो कि आपको ये करना है तो क्यों करना है। ये जब पूरी हो जाएगी तैयारी तो आपको क्या मिलेगा, उसे करने के बाद किसका कितना फ़ायदा होगा, आपकी लाइफ में क्या क्या सुधार होंगे, आपके रिश्तों में क्या क्या चेंज आएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हो जाएंगी, आपकी जॉब कहाँ पर लगेगी, ईच एंड एवरी डिटेल आपको पेपर पे लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और तब सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पढ़ाई में हो कैसे। आपको कॉन्फिडेंस है कि इन सारी परेशानियों के बावजूद घर गृहस्थी की आप वो क्रैक कर लोगे, तो आप उसमें सिर मारो, या फिर आपके फैमिली इतनी सपोर्टिव हो कि आपको कोचिंग वगैरह लेने दे रही है, तब आप कोशिश करो। किसी की देखा देखी आप लग गए तैयारी में, आपको पता है, मान लीजिए आप 58 या 60% वाला बच्चा हैं और आप सोच रहे हैं कि 1.5-2 लाख कंपटीशन जब बैठेगा बच्चा, उसमें आप टॉप 50 में या टॉप 10 में आ जाओगे, तो ये ना मिरेकल होता है। किसी को देखा देखी हम फॉर्म भर दें और तैयारी कर लें, हमारा नंबर आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अब मैं आपको नेगेटिव वो नहीं दे रही, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल सेल्फ चेक ज़रूर करना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम में
अपीयर होने से पहले। केवल सपनों से कंपटीशन क्रैक नहीं होते, क्योंकि जब आप वो पेपर देने जा रहे हैं ना, तो वहाँ वो बच्चे भी आए हैं जो लगातार कोचिंग जा रहे हैं, जिनके माँ बाप की फुल सपोर्ट है, जिनको कोई और लाइफ में टेंशन नहीं है सिवाय इसके कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। और एक आप जा रहे हो चारों तरफ से घिरे हुए। तो एक तो अपना माइंड सेट रही रखो कि भाई मेरे अंदर इतना है IQ मेरा कि मैं ये क्रैक कर लूँगी, या ये मेरी है स्ट्रेंथ है, ये सब्जेक्ट तो मैं कर लूँगी। आपको एक तो ये भरोसा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप देखते होंगे अपने आसपास चारों तरफ दुनिया भर की हाउसवाइफ हैं, पूरे दिन वो लगी रहती हैं, जब जाके उनका घर परिवार मेंटेन रहता है। या मैं जॉब से आ रही हूँ तो पूरा दिन मैं लगी पड़ी हूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। अब आप जब घर के कामों के साथ वो पढ़ाई करोगे तो हो सकता है आप 2-3 घंटे निकाल भी लो पढ़ने के लिए, लेकिन उन 2-3 घंटे में अगर आपका एनर्जी लेवल हाई है तो आप पढ़ लोगे। अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन है तो वो 2-3 घंटे निकालने के बाद भी आप कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि घर का काम करना आसान होता है, लेकिन कुछ याद करना समझना वो थोड़ा मेंटल वर्क होता है। उसके लिए आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए आपकी एनर्जी जो है उस टाइम पे बिल्कुल। तो जब आप तैयारी करो, अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि जिस टाइम आपको स्टूडेंट टाइम में बढ़िया याद होता था उस टाइम को छोड़ो। अब देखो कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो किस टाइम हाई रहता है और कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम डिस्टरबेंस नहीं होता। उसमें से आपको फिक्स आवर्स निकालने हैं और बिल्कुल उनको क्रूशल तरीके से लेके चलना है कि इतने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है। और वो सिर्फ किताब लेके बैठना नहीं है, बिल्कुल पिन पॉइंटेड बढ़िया नॉलेज आप गेन करोगे तो वो है। और हो सके तो अगर आपकी पढ़ाई और उसमें गैप आ गया बीच में तो हो सके तो कोचिंग ले लो, तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो, पूरा परिवार सफ़र कर रहा है, तो अच्छी बात ये होगी कि किसी तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाए, तब सबकी मेहनत सफल हो जाती है। आपकी तो है ही, उन्होंने जो अपने थोड़ा बहुत सुख में कॉम्प्रोमाइज़ किया वो। तो ये जब आप डिसीजन लो ना कि पढ़ाई करनी है, एक तो वो सोच समझ के लो। अब आपने डिसीजन जब ले लिया तो जो टाइम टेबल है वो अपना प्रॉपर लिख के बनाओ, ऐसे नहीं हवा में, और उसको बिल्कुल एथिकली फॉलो करो कि कुछ भी हो जाए मुझे इसे तोड़ना नहीं है। और वो टूटेगा नहीं अगर आप टाइम टेबल इस तरीके का बनाओगे कि जब आपका पढ़ने का समय है उस टाइम को अपनी एनर्जी के हिसाब से प्लान करोगे। उसके लिए चाहे आपको रात को जाग के पढ़ना पड़े, चाहे आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पड़े, दोपहर में सो, आपका स्लीपिंग शेड्यूल भी एक फिक्स होना चाहिए। आपके घर के काम भी प्लान करके हो ताकि वो औरों से 2-3 घंटे पहले ख़त्म हो जाएं, और तब आप उन बचे हुए 2-3 घंटे में अपनी पढ़ाई करेंगी। तब जाके आपकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो पाएगी और आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। लेकिन हो जाते हैं एग्ज़ाम क्रैक, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद किसी के होते नहीं, हो जाते हैं, लेकिन आपको तैयारी जो है वो प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि बस ऐसे ही लेके बैठ गए 2 घंटे और 1 हफ्ते में आपके 2 चैप्टर भी ख़त्म नहीं हो रहे, तो फिर नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कंपटीशन वाला आपकी परेशानियां नहीं देखता, वो सिर्फ वो देखेगा कॉपी में आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो शादी के बाद जो पढ़ाई है ना वो एक बड़ा और मुश्किल टास्क है, जिसे परफॉर्म करने के लिए बड़ी और कड़ी मेहनत की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आप उसके लिए तैयार हो तो फॉर श्योर प्रभु आपकी ज़रूर सुनेंगे और जॉब आपकी लग जाएगी। अब यहाँ पर एपिसोड 12 ख़त्म हुआ। एपिसोड 6 के सारे क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने, ख़त्म कर दिए हैं। एक सेविंग से रिलेटेड बच गया है बस, उसको अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर हम पैसा अपना सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। और फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कोई सजेशन अच्छा लगा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई कमेंट हैं, आपके फ्रेंड का कोई दिक्कत है, आपके फ्रेंड का कोई मुद्दा है, कुछ भी, आप फ्री हैं यहाँ पर कमेंट करके मुझसे शेयर करने के लिए। आपके किसी काम आई हो ये वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। आपके किसी काम की है, उसके साथ ही आपके किसी फ्रेंड के लाइफ में आपको लगता है कि इस वीडियो से फ़र्क पड़ सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।